सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग अब टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उनकी पढ़ाई हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन कितना होता है। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम लोग? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है ना, डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और जितना ज़्यादा, अगर गैस का केस है तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। यानी ये दो फैक्टर है, सरफेस एरिया और प्रेशर, अगर गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है तो ये दोनों फैक्टर जो है डिसाइड करता है कि एडजॉर्प्शन कितना होगा। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीजेज। अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इट विल इंक्रीजेज with the increase of surface area। सरफेस एरिया के बढ़ने से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। सरफेस एरिया पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर को डिसाइड कर लेंगे। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया को हम बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा जो है। अब सरफेस एरिया को कैसे बढ़ाएंगे? किसी चीज़ को जो है हैमरिंग करके उसको हम पतला कर देंगे। ठीक है, कोई भी सरफेस एरिया, जैसे ये लॉक है, ये बहुत मोटा है ना, इसको थोड़ा मार मार के पतला कर देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं? अभी क्या है, सरफेस एरिया कितना है इसका? बस यही है, ये है और ये है। अगर इस लॉक को हम हथौड़ा से पीटते पीटते चदरा के जैसा बना दें, एक सीट बना दें, तो लंबा चौड़ा चदरा बन जाएगा। इसको पीट पीट करके हम थाली जैसा बना दें, प्लेट के जैसा बना दें, तो सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभी सरफेस एरिया बहुत कम है, तो इतना ही जगह है ना, इसी के ऊपर कोई चीज़ चिपक सकता है, तो सरफेस एरिया पर यूनिट मास कम है। अभी मास तो अभी इतना ही रहेगा। जब इसको हम हथौड़ा से मारेंगे तो इसके मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा। हथौड़ा से मारते मारते इसको प्लेट बना देंगे, थाली बना देंगे, या कोई ट्रे बना देंगे, किसी भी तरह का हम जो है पीटते पीटते पतला कर देंगे। जितना पतला करेंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा। पीट पीट के इसको पतला करते जाएंगे, लंबाई चौड़ाई सब बढ़ जाएगा और मोटाई घटते जाएगा, है ना। मोटाई जो है घटते जाएगा, लंबाई चौड़ाई सब बढ़ जाएगा, तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। थाली का शेप दे सकते हैं, कंटेनर किसी भी शेप में दे सकते हैं, है ना, कोई ट्रे ऐसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया कि मास तो उतना ही रहा लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया। तो पर यूनिट मास जो है सरफेस एरिया बढ़ गया इसका। तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट का। एडजॉर्बेंट जो आके चिपकेगा उसका कांटेक्ट बढ़ जाएगा क्योंकि एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट बनेगा तो एडजॉर्प्शन जो है ज़्यादा होगा। तो इसीलिए एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, है ना। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा जो है एडजॉर्प्शन होगा। उसके अलावा जो है टेम्परेचर और प्रेशर में भी चेंज करेंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, चेंज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एडजॉर्प्शन घट जाएगा, और अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो एडजॉर्प्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात को याद रखना है। और जनरली हम लोग स्टडी क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर डिसाइड करते हैं, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर हम
एडजॉर्प्शन को स्टडी करते हैं कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग जो है डिसाइड करेंगे कि एडजॉर्प्शन कितना होगा। ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक तो किसी भी चीज़ को हम लोग पीट करके उसको हम लोग सीट बना सकते हैं, है ना। हाउ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, हाउ टू इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, पहला क्या हुआ, कन्वर्ट इनटू थिन शीट। किसी भी चीज को थिन शीट में कन्वर्ट कर देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। दूसरा कर देंगे कन्वर्ट इट इनटू पाउडर, है ना, पल्वेराइज इनटू पाउडर। ठीक है, और फाइनली डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है, पल्वराइज्ड इनटू पाउडर। और तीसरा क्या है, छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, मेक इट टू अ फाइनली डिवाइडेड पीस, है ना। उसको फाइनली डिवाइडेड पीस में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब तोड़ते अल्टीमेट पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे, जितना सबसे छोटा पार्टिकल हो सकता है। तो ये दो तरीका है जिससे सरफेस एरिया हम बढ़ा सकते हैं। और सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एडजॉर्प्शन बढ़ाने का तरीका है कि हम प्रेशर, अगर गैस है तो प्रेशर भी बढ़ा देंगे। ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। सर, तो एडजॉर्प्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एडजॉर्प्शन बढ़ाने के लिए पहला तो होगा कि इंक्रीज कर देंगे सरफेस एरिया को। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, और तीसरा क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर। ये जनरली हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा ना, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। तो ये 3 फैक्टर है मेनली जिससे कि हम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करके, ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज करके और प्रेशर को इंक्रीज करके। ठीक है, टेम्परेचर को क्यों डिक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि जब एडजॉर्प्शन होता है तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनता है, और जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी चूँकि खुद रिलीज हो रहा है वहाँ पर, तो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चूँकि एनर्जी रिलीज हो रहा है तो एनर्जी को हमको रिमूव करना और अच्छा रहेगा, इसलिए हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो हीट एनर्जी रिमूव हो जाएगा, तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करते हैं एडजॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और गैस के केस में रहेगा तो प्रेशर बढ़ा देंगे तो एडजॉर्प्शन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे जो है दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं इंथैल्पी में क्या चेंज होता है। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट
गेट एडजॉर्ब ऑन एडजॉर्बेंट। ठीक है, ठीक है। सो इट इज द हीट एनर्जी रिलीज। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? व्हाट इज दिस एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। Enthalpy of adsorption is what? It is the amount of energy released when 1 mole of adsorbate, 1 mole of adsorbate, not adsorbent, 1 mole of adsorbate get adsorbed over the surface of adsorbent। यानी 1 मोल एडजॉर्बेट जब एडजॉर्ब होता है एडजॉर्बेंट के सरफेस पर, उस समय जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। क्या है? इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कुछ नहीं है। इंथैल्पी क्या है? हीट एनर्जी है। इंथैल्पी वर्ड कब यूज होता है? जब 1 मोल रिएक्टेंट का स्टडी करते हैं, है ना। अगर रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ भी हो, 1 मोल ही हो, तो फिर हम लोग इंथैल्पी वर्ड यूज नहीं करते हैं, फिर एनर्जी यूज करते हैं, हीट एनर्जी वर्ड यूज करते हैं। तो इंथैल्पी वर्ड कब यूज करते हैं? जब हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो 1 मोल एडजॉर्बेट, 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट, है ना। एडजॉर्बेट का 1 मोल जब एडजॉर्बेंट के ऊपर चिपकता है तो कुछ हीट एनर्जी रिलीज होता है। उसी हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गया इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? जनरली नेगेटिव होता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? पहला चीज है कि ये जो एडजॉर्प्शन है, ये जो एडजॉर्प्शन है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब क्या है कि एडजॉर्प्शन कराने के लिए उसके पीछे हमको लगाना ही पड़ता है। सिर्फ प्रोसेस को एक बार इनिशिएट कर देते हैं तो ये प्रोसेस अपने आप कंप्लीट हो जाता है। क्लास 11 में पढ़े होंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। तो अगर स्पॉन्टेनियस का चेक करना है तो क्या करते हैं? या तो कोई प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और वो तब तक चलता रहता है जब तक कि इंग्रेडिएंट कम्प्लीटली यूज नहीं हो जाता है, उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। दूसरा होता है कोई प्रोसेस है जो अपने से स्टार्ट तो नहीं होता है लेकिन उसको इनिशिएट कर देना पड़ता है, शुरू कर देना पड़ता है। और जब शुरू कर देंगे तो वो फिर हमारा हेल्प का, बाहर से एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कंटिन्यू रहता है जब तक कि उसका इंग्रेडिएंट कम्प्लीटली रिएक्शन में यूज नहीं हो जाता है, तब तक वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियस होता है। और एडजॉर्प्शन भी हम लोग देखते हैं कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है ना, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का मतलब हुआ कि या तो ये ऑटोमेटिकली शुरू हुआ और कंप्लीट हो गया। दूसरा होता है कि इसको कोई इनिशिएट किया और उसके बाद ये जो है एडजॉर्प्शन कंटिन्यू रहा जब तक कि उसका जो रिएक्टेंट है आपस में जो है एडजॉर्प्शन नहीं कर लिया। ठीक है, तो इसी को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एक थर्मोडायनामिक की टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी, वो नेगेटिव होता है। यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर है तो डेल्टा जी क्या होगा? डिक्रीज होगा, ये नेगेटिव होगा, है ना। मतलब क्या हो गया? डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। प्रैक्टिकली ये देख रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो एडजॉर्प्शन में डेल्टा जी नेगेटिव होता है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी।
तो एब्जॉर्प्शन में पहला चीज क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। दूसरा चीज हमने क्या देखा है यहाँ पर, अभी तुरंत जस्ट देखे कि एब्जॉर्प्शन होने के लिए एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, यानी बॉन्ड बनता है। तो जब भी किसी चीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है तो वहाँ एनर्जी डिक्रीज करता है। जब भी बॉन्ड बनता है किसी चीज़ के बीच में तो एनर्जी डिक्रीज करता है, यानी एनर्जी रिलीज होता है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरली होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी रिलीज होगा, यानी एंथैल्पी जो होगा वो नेगेटिव होगा। एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक होता है जो हीट एनर्जी रिलीज होता है, कौन सा हीट एनर्जी रिलीज होता है, एडजॉर्बेंट के ऊपर वो सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया तो उसका सरफेस एनर्जी है। तो जब उसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है ना तो सरफेस एरिया में डिक्रीज होता है, सरफेस एरिया में डिक्रीज होता है। और जब सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो सरफेस एनर्जी रिलीज होता है। वो जो सरफेस एनर्जी रिलीज होता है वही है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। बॉन्ड बना, उसके चलते एनर्जी रिलीज हुआ। सरफेस एरिया घट गया तो सरफेस एनर्जी रिलीज हुआ। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, सरफेस एनर्जी रिलीज हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक है। क्यों एक्सोथर्मिक हुआ, क्योंकि इसमें न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब भी नया बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होता है। उसके अलावा रेसिड्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन उसमें बता चुके हैं। क्या बताया है उसमें, उसमें क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि जब एडजॉर्प्शन होता है, क्यों होता है एडजॉर्प्शन, रेसिडुअल फोर्सेस के चलते। तो जब एडजॉर्प्शन होता है तो रेसिडुअल फोर्सेस डिक्रीज करता है। तो वो जो रेसिडुअल फोर्सेस डिक्रीज करता है वो एनर्जी के रूप में रिलीज होता है। तो वही रेसिडुअल फोर्स है जो डिक्रीज किया, वो रिलीज हुआ और वही हो गया हमारा हीट एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब दो चीज़ नेगेटिव हो गया, डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। अब तीसरा चीज जो है हम लोग देखेंगे इंट्रॉपी। ठीक है, तीसरा चीज क्या देखेंगे हम लोग, इंट्रॉपी क्या होता है, रैंडमनेस क्या होता है इसका। तो रैंडमनेस डिक्रीज करेगा ना। पहले सरफेस एरिया है, फाइनली डिवाइडेड पाउडर है, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स है, उसका सरफेस एरिया बहुत है, पूरा है। ये एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया गया। अब वो सरफेस एरिया को कवर कर रहा है, कौन कर रहा है, एडजॉर्बेट आकर के उसके ऊपर चिपक रहा है। तो जब एडजॉर्बेट क्या होता है, जनरली वो तो रैंडम मोशन में रहता है। जब वो चिपक जाएगा तो उसका मोशन जो है घट जाएगा, रैंडमनेस घट जाएगा। और थर्मोडायनामिक्स में ये टर्मिनोलॉजी पढ़े हैं, इंट्रॉपी। इंट्रॉपी क्या है, एक्सटेंट ऑफ रैंडमनेस। इंट्रॉपी क्या है, एक्सटेंट ऑफ रैंडमनेस। तो यहाँ पर रैंडमनेस जो है डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर क्या है, रैंडमनेस डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इंट्रॉपी डिक्रीज कर रहा है। तो चेंज इन इंट्रॉपी भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि पहले सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा था, किसका, एडजॉर्बेंट का। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा था, उसके ऊपर एडजॉर्बेंट आया, धीरे धीरे चिपक गया। चिपकनेस क्या हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया कम हुआ, सरफेस एनर्जी के रूप में एनर्जी रिलीज हुआ, जिसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। उसके अलावा क्या हुआ, जो चीज़ चिपकने से पहले उसका रैंडमनेस बहुत ज़्यादा था, यानी डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा था, वो इधर उधर था। लेकिन जब वो चिपक गया तो डिसिप्लिन में आ गया, है ना। इंट्रॉपी और रैंडमनेस का मतलब होता है डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन, है ना। इंट्रॉपी मतलब इनडिसिप्लिन, कितना ज़्यादा इनडिसिप्लिन है। और जब चिपक गया तो डिसिप्लिन हो गया ना, एक जगह स्थिर हो गया, तो डिसिप्लिन में आ गया, यानी इनडिसिप्लिन घट गया। इनडिसिप्लिन जो है डिक्रीज हुआ। इनडिसिप्लिन को ही तो हम लोग बोलते हैं रैंडमनेस, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रॉपी। तो इसलिए डिक्रीज इन इंट्रॉपी हुआ, मतलब क्या हो गया,
चेंज इन इंट्रॉपी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इंट्रॉपी क्या हो जाएगा इसका, इंट्रॉपी इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन इंट्रॉपी जो हुआ डेल्टा एस ये भी नेगेटिव हो गया, तीनों चीज़ नेगेटिव हो गया। तो एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। और ये सारा स्टडी क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कर रहे हैं, और इसका रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसके भी पढ़ाई थर्मोडायनामिक्स में हो चुकी है ना, इस रिलेशनशिप की पढ़ाई जो है थर्मोडायनामिक्स में हो चुकी है क्लास 11 में। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग पढ़ लिए, ये सारा चीज़ क्या पढ़े, इन जनरल। इन जनरल क्या होता है, एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसीलिए ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो डेल्टा जी तो नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद ये एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, और इंट्रॉपी में डिक्रीज होता है इसलिए डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। तो तीनों का तीनों ही नेगेटिव हो गया। यही पढ़ना था कि एड्जॉर्प्शन में थर्मोडायनामिकल टर्म्स में, अगर थर्मोडायनामिकल टर्म की बात करें तो थर्मोडायनामिकल टर्म में क्या क्या चेंजेज आता है, थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से अगर पढ़ें तो एड्जॉर्प्शन में क्या क्या होता है, पता चला डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तीनों का तीनों नेगेटिव है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज इन इंट्रॉपी, क्या हो गया, डिक्रीज इन इंट्रॉपी। ठीक है, तो ये सारा चीज होता है। ठीक है, तो हम लोग इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इन जनरल पढ़े, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है ना, ये जनरल है, ऐसा ही होता है एड्जॉर्प्शन में, लेकिन कुछ जो है एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि एड्जॉर्प्शन तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन एक्सेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एक्सेप्शन कुछ है ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कि डेल्टा जी तो नेगेटिव होता है, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये पॉजिटिव हो जाता है, ये एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक कुछ सर्टेन प्रोसेस है जिसमें ये एंडोथर्मिक हो जाता है, और एक डिक्रीज इन इंट्रॉपी नहीं होता है, इंक्रीज इन इंट्रॉपी हो जाता है, इंक्रीज इन इंट्रॉपी हो जाता है, यानी डेल्टा एस जो है पॉजिटिव हो जाता है। ये सर्टेन केसेस में होता है, नॉर्मली नहीं होता है। इन सर्टेन केसेस ऐसा भी होता है कि डेल्टा जी तो नेगेटिव रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितना भी एड्जॉर्प्शन है सारा का सारा स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, लेकिन ये दोनों जो है प्रोसेस डेल्टा एच और डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकता है किसी किसी केस में, लेकिन डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। ये डेल्टा एच और डेल्टा एस का कॉम्बिनेशन आपस में इस तरह से हो जाएगा कि किसी भी तरीके से ये नेगेटिव होना ही है, ये निश्चित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कोई प्रोसेस है जिसमें ये एंडोथर्मिक हो जाता है, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया और डेल्टा एस ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एक्सेप्शन जो है ये हो गया हमारा एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द ग्लास। ठीक है, ग्लास के ऊपर जो एडजॉर्प्शन होता है ना, ये हाइड्रोजन गैस का, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो है, एंडोथर्मिक जरूर है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी तो नेगेटिव होना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, इसमें आता है ये एंडोथर्मिक हो जाता है, एक्सोथर्मिक नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनता है, तो फिर ये एंडोथर्मिक कैसे हो गया? एक्सोथर्मिक होना चाहिए जब बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ये तो जनरल फिनोमेना है कि बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो एंडोथर्मिक होगा।
एक्सोथर्मिक होगा। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि हीट जो है एनर्जी रिलीज होता है बॉन्ड बनने में, तो फिर ये एंडोथर्मिक कैसे होगा। सेकेंड चीज़ है कि जब कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर चिपक रहा है तो उसका रैंडमनेस कम हो रहा है ना, रैंडमनेस कम हो रहा है, यानी इनडिसिप्लिन उसका कम होता है। तो फिर डेल्टा एस पॉजिटिव कैसे हो गया, इंक्रीज इन इंट्रॉपी कैसे हो गया, तो डिक्रीज इन इंट्रॉपी होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखना होगा। देखना क्या है यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। हाइड्रोजन गैस क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, H2 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, H2 मॉलिक्यूल है ना। H2 के रूप में ये एडजॉर्ब नहीं होता है ना। हाइड्रोजन H2 के रूप में ग्लास के ऊपर एडजॉर्ब नहीं होता है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन ग्लास के ऊपर एडजॉर्ब नहीं होता है, एटॉमिक फॉर्म में होता है। यानी हाइड्रोजन गैस जो है पहले एटम में बदलेगा, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है पहले वो हाइड्रोजन एटम में बदलेगा, फिर वो हाइड्रोजन एटम जो है वो ग्लास के ऊपर चिपकेगा, ग्लास के ऊपर एडहेयर करेगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए इस दोनों हाइड्रोजन एटम जो है ये इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो ये जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, ब्रेक करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी। ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगा, बल्कि एनर्जी को हमको सप्लाई करना पड़ रहा है, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ रहा है। तो एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तो एंडोथर्मिक हो गया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया ना, एनर्जी एब्जॉर्ब किया इस को तोड़ने के लिए, ठीक है। एनर्जी का जरूरत पड़ा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। अब है कि जब वो हाइड्रोजन एटम में बन गया, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम में बना तो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा लिया, खर्च किया और टूट गया। अब जब हाइड्रोजन एटम बन गया तब वो हाइड्रोजन एटम जो है सरफेस के ऊपर चिपकेगा। तो हाइड्रोजन एटम जब सरफेस के ग्लास के सरफेस पर जब चिपकेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम बनने के समय जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ वो ज़्यादा था, और जब वो हाइड्रोजन एटम चिपका, एड्जॉर्प्शन हुआ, एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जब वो चिपक गया, एड्जॉर्ब हो गया, तो उसमें एनर्जी कम रिलीज हुआ। तो फाइनली क्या हो गया, चूँकि बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग गया और जब एड्जॉर्प्शन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ, लेकिन ये बहुत कम रिलीज हुआ। तो फाइनली क्या हो गया कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था यहाँ पर वही ज़्यादा हो गया। तो ओवरऑल क्या दिखेगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए जो एनर्जी सप्लाई किए वो ज़्यादा था, ठीक है। जब हाइड्रोजन एटम बन गया तो वो एब्जॉर्ब हुआ और एनर्जी को रिलीज किया, लेकिन जो एनर्जी रिलीज हुआ वो चिपकने में, एब्जॉर्प्शन होने में वो बहुत कम एनर्जी रिलीज हुआ यहाँ पर। तो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो रहा है, रिलीज भी हो रहा है, लेकिन एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है और रिलीज कम क्वांटिटी में हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमको क्या दिखेगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी हुआ है, क्योंकि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है, एनर्जी का यूज ज़्यादा हुआ है, रिलीज कम हुआ है। तो अल्टीमेटली हमको यही लगेगा कि एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो गया। इसलिए ये अल्टीमेटली ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक दिखता है। अल्टीमेटली ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक दिखता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है इसमें फाइनली एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है एनर्जी का ज़्यादा हुआ और रिलीज ऑफ एनर्जी कम हुआ है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में ग्लास के ऊपर चिपक नहीं रहा है, हाइड्रोजन एटम के रूप में चिपक रहा है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की लगा, इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया।
ठीक है। दूसरा चीज़ है कि तो ठीक है, ये हो गया, ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, फिर बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने में कम एनर्जी रिलीज हो रहा है, बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से एंडोथर्मिक हो गया। लेकिन ये इंट्रॉपी कैसे बढ़ गया, ये कैसे पॉजिटिव हो गया एब्जॉर्प्शन होने के बाद? ठीक है, अब समस्या यहाँ ये आ रहा है, ये हाइड्रोजन है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, H2 के फॉर्म में, जब ये टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल 2 एटम में बदल जाएगा। तो पहले क्या था, रैंडमनेस 1 था, अब रैंडमनेस 2 हो जाएगा। पहले हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल, एक यूनिट के रूप में था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब जब वो बॉन्ड तोड़ देंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का, तो वो तो 2 एटम बन गया, तो एक से अब वो 2 हो गया, एक से अब वो 2 हो गया। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब बढ़ गया, पहले पार्टिकल्स एक था, वो एक पार्टिकल अब 2 हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब डबल हो गया। तो सारा तो चिपकेगा नहीं, तो रैंडमनेस तो बढ़ गया ना यहाँ पर। पहले एक मॉलिक्यूल 2 हो गया, 2 मॉलिक्यूल 4 हो गया, 5 मॉलिक्यूल 10 एटम में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, रैंडमनेस बढ़ गया, एडजॉर्प्शन हुआ। तो अब जब रैंडमनेस बढ़ गया तो कितना भी एडजॉर्प्शन होगा फिर भी रैंडमनेस बढ़ा हुआ ही दिखेगा, क्योंकि अब तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गया पहले से, उसमें से कुछ चिपकेगा और कुछ ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रैंडमनेस तो बढ़ गया, इनडिसिप्लिन ज़्यादा हो गया, इनडिसिप्लिन ज़्यादा हो गया, तो इंट्रॉपी बढ़ गया। इंट्रॉपी बढ़ने के कारण क्या हो गया, चेंज इन इंट्रॉपी पॉजिटिव हो गया, यानी डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों पॉजिटिव है, फिर भी ये नेगेटिव है इस फॉर्मूला में, है ना। अब जैसे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अब देख लेते हैं कि कैसे ये डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। इस केस में ये पॉजिटिव है, यहाँ तो नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, और ऊपर से ये टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है। ये टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि इससे उसको गुना किए हुए, और यहाँ नेगेटिव साइन, और ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, उसके साथ ये टेम्परेचर मल्टीप्लाई, ये टर्म बहुत बड़ा हो गया, साथ में यहाँ नेगेटिव और ये डेल्टा एच है। तो चूंकि ये टर्म बड़ा हो गया, यहाँ नेगेटिव है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसलिए एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव ही होता है एडजॉर्प्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया थर्मोडायनामिक टर्म्स को, है ना, थर्मोडायनामिक डिस्कशन ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये हुआ थर्मोडायनामिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये जो हम लोग डिस्कशन किए क्या हुआ, थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने डिस्कशन किया, थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, ये अच्छे से समझ गया। अब हम लोग जो है दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके।